नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार धाकड़ आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करने के लिए आया हूँ। और सर्वक कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन चैनल पर सबसे पहले आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप लोगों से हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जैसा बोला है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें चैनल को। ठीक है, आज देखिए दोस्तों, मैं जिस टॉपिक को लेकर के आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ हूँ वो टॉपिक ऐसा है जो करंट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। उस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। आपको पता है अभी हाल ही में राजस्थान के संदर्भ में हमारे जो सीएम साहब हैं उन्होंने घोषणा की है कि 50 जिले कर दिए हैं उन्होंने राजस्थान में कितने जिले कर दिए हैं? 50 जिले कर दिए हैं और 10 नए टोटल संभाग जो बना दिए हैं वो टोटल बना दिए हैं 10 संभाग। अभी नए जिलों का जो वर्गीकरण जिस तरह से किया है, जिस तरह से तहसीलें इधर उधर करके उनका वर्गीकरण किया है उन्होंने, तो उसके आधार पर बहुत सारी जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे चेंज हो गए हैं। बहुत सारी ज्योग्राफी के हिसाब से नदी का प्रवाह क्षेत्र चेंज हो जाएगा। हालांकि नदी वही बहेगी, लेकिन बस उसकी ट्रिब्यूटरी जो अपन पॉलिटिकल डिवीजन करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएंगे, वो जिले चेंज हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें फिजिकल चीज़ें चेंज होंगी, ज्योग्राफी में काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं क्लास लेके आया हूँ आपके सामने कि जिसमें राजस्थान के संदर्भ में अपन आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऐसा कुछ होता है, मतलब ऐसा कुछ हुआ है और उसकी वजह से लूनी नदी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, लूनी नदी को डिस्कस करेंगे हम लोग कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र में अब वर्तमान स्थिति में एक संभावित है। अभी गवर्नमेंट के जो डाटा हैं वो सारे जारी नहीं हुए हैं, लेकिन अभी भी तक जितना हमारा एनालिसिस से हम लोगों ने समझा है चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंग तहसील के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सारी चीज़ें कैलकुलेट करके निकाली है, उसके अकॉर्डिंग लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र चेंज हो गया है आज के टाइम पे। तो वो चेंज कैसे हुआ है, क्या हुआ है, उसके अपन बात करना है। ये स्लाइड आपको दिख रही होगी, इस स्लाइड के अकॉर्डिंग हम देखें राजस्थान का मैप है। मैं राजस्थान के मैप में अगर मैं पुराना प्रवाह क्षेत्र देखूं लूनी नदी का पहले वाला प्रवाह क्षेत्र देखूं तो आपको पता चलेगा लूनी नदी कहां से निकल रही थी, अजमेर से। यहां से लूनी नदी का उद्गम स्थल था अजमेर के अंदर है नागपाड़िया, यहाँ था। ठीक है, अभी वापस हम ड्रॉ करेंगे इसको, एक बार मैप पे स्थिति देख लेते पहले कहाँ से किन जिलों से गुजरा करती थी। तो अजमेर की नागपाड़ियों से ये नदी निकल के इधर नागौर वाले क्षेत्र में जा करके और जोधपुर के बाद में पाली के अंदर प्रवाहित होकर के सीधा बाड़मेर में बालोतरा से होते हुए सीधा ये कहाँ आती थी, सांचौर, मतलब सॉरी जालौर में होकर के क्या होती थी, गुजरात में निकल जाया करती थी। मतलब देखा जाए तो पहले प्रवाह क्षेत्र था इसका अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर और बाड़मेर। यह है आपका बाड़मेर, यह है आपका जालौर, ये जोधपुर, यह आपका पाली, इधर आपका नागौर और यह है आपका अजमेर। ठीक है, ये स्थिति हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान संदर्भ में बात करें अपन, वर्तमान संबंध में जब इतने सारे जिले बन गए हैं, इतने सारे मतलब जो जिले हैं वो अब 50 कर दिए हैं। इनमें से आपको पता होगा पाली जिले का भी क्या हुआ है, विभाजन हुआ है, जालौर का भी विभाजन हुआ है, इस तरह जोधपुर को भी बांटा है उन्होंने, जालौर को भी नागौर को भी इन्होंने क्या हुआ है, डिवाइड किया है, इसमें से भी अलग जिले का निर्माण किया है। तो इन सब चीज़ों के लिए आधार पर हम लोगों ने जो एनालिसिस करके जो डाटा निकाला है जो संभावित है, तो लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र अब पूरी तरह से क्या हो गया है, बदल गया है। और लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र की मैं वापस से बात करूँ तो आपको याद होगा, मैं डिफरेंट कलर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि लूनी नदी अजमेर की नागपाड़ियों से निकलने के साथ में इसका उद्गम स्थल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके उद्गम स्थल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर अपन देखें एक दूसरी स्लाइड के अकॉर्डिंग देखें अपन लोग, देखो इधर देखते हैं लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं अपन लोग। तो मैं नई स्लाइड पे ले लेता हूं, उसके बेटर रहेगा आपका। देखो लूनी नदी आज के संदर्भ में बता रहा हूं मैं, नए जिलों के अकॉर्डिंग आपके लिए एक डिवीजन बता रहा हूं जो लेकर के आ रहा हूं जो संभावित है पूरी तरह से। तो लूनी नदी जो है वो आपको पता है अजमेर के अंदर से कहां से निकलती है, नाग पहाड़ियों से। अजमेर में क्या है, नाग पहाड़ियां, अजमेर में है नाग पहाड़ियां, और इन नाग पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है, लूनी का उद्गम होता है नाग पहाड़ियों से। ठीक है, अब नाग पहाड़ियों से इसी के पास में अजमेर के अंदर ही एक और पहाड़ी क्षेत्र दिखता है हमको, उसका नाम है पुष्कर की पहाड़ियां, पुष्कर की पहाड़ियां। तो पुष्कर से, ये जो पुष्कर है यहां से एक नदी का उद्गम होगा और उस नदी का नाम है सरस्वती।
उस नदी का क्या नाम है? सरस्वती नाम है उस नदी का। इधर से ऐसे ही यहाँ से भी उद्गम होगा एक नदी का, और उस उद्गम होने पर उद्गम स्थल पर जो लूनी है, उद्गम स्थल पर मतलब नाग पहाड़ियों से जो लूनी है, वहां उद्गम स्थल पर इसका नाम है सागरमती। प्राचीन काल में इसे लवणवती के नाम से भी जान रहे थे, प्राचीन काल में इसे लवणवती के नाम से भी जान रहे थे। जब इसका उद्गम हुआ तो उद्गम स्थल पर इसका नाम, जो पहाड़ी क्षेत्र में, जब नाग पहाड़ियों के क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है, अजमेर की दक्षिणी हिस्से से ये प्रवाहित होती है, उस दौरान इसका नाम होता है सागरमती। लेकिन अजमेर के अंदर इसका नाम होता है साकरी। अजमेर में इसको जाना जाता है साकरी के नाम से। और साकरी में आकर की नदी मिलती है, कौन सी? आपकी सरस्वती नदी मिलती है। और ये जगह है आपकी गोविंदगढ़। ये जगह है आपकी कौन सी? गोविंदगढ़। जगह कौन सी आपकी? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ से आगे जैसे ही हम लोग चलते हैं, लूनी नदी का अब्बा आता है गोविंदगढ़ से आगे, तो तब जाकर के इस नदी का नाम पड़ता है लूनी। तब इस नदी का नाम क्या पड़ता है? लूनी पड़ता है। तो ये तो उद्गम की स्थिति है। देखो अब इस बात में समझना, नए जिले के अकॉर्डिंग समझना कि इस हिस्से में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये जो हिस्सा है लूनी नदी का, ये जो हिस्सा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब पुष्कर की पहाड़ियां भी अभी भी अजमेर में है, और अजमेर में जो नाग पहाड़ियां हैं वो भी हिस्सा किसके अंतर्गत आ रहा है अभी? मतलब लूनी का जो उद्गम स्थान है वो भी किसके अंतर्गत ही आएगा? अजमेर के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है। उसके बाद में जैसे ही लूनी निकलती है तो लूनी सीधा प्रवेश करती है नागौर के अंदर। लूनी प्रवेश करती है कौन से जिले में? नागौर के अंदर प्रवेश करती है। नागौर में प्रवेश करने के बाद में नागौर से आगे बढ़ते हुए, अभी भी नागौर से जब जिले का डिवीजन हुआ तो आपको याद है कुचामन और डीडवाना को मिलाकर के एक साथ एक जिला बनाया है नागौर के उत्तरी पार्ट से लेकर के। लेकिन संभावित ये है कि इसके बाद में भी लूनी नागौर में ही जाएगी, नागौर के उसी पार्ट से जाएगी, किसी और से नहीं जाएगी, अलग जिले में नहीं जा रही है। मतलब यहाँ भी लूनी का जो भाव क्षेत्र है वो भी नए जिले बनने के साथ लूनी का नागौर में बना रहेगा, है ना। उसके बाद में नागौर के भाव क्षेत्र के बाद में लूनी सीधा कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ अपने भाव क्षेत्र में लेगी। तो यहाँ एक नया जिला बनाया है, वो है ब्यावर। एक नया जिला क्रिएट किया है अभी, उसका नाम है ब्यावर। मतलब पाली जिले की जो जैतारण तहसील है, पाली जिले की कौन सी तहसील है? जैतारण तहसील है। तो जैतारण तहसील से ही, देखिए मैं किसी ऐसी बात नहीं कर रहा आपसे, मैं फैक्ट के आधार पर बात कर रहा हूं कि पाली जिले की जो जैतारण तहसील है, उस जैतारण तहसील से क्या थी? लूनी नदी पहले से प्रवाहित हो रही है। लेकिन पहले जैतारण आता था पाली के अंदर, लेकिन वर्तमान में जैतारण को कहां डाल दिया है? ब्यावर में। मतलब पाली जिले के जैतारण और जो रायपुर तहसील है, दोनों की दोनों कहां गई हैं? अब आ गई है किसके अंतर्गत? ब्यावर के अंतर्गत। तो इसका देखो प्रवाहित क्षेत्र में एक जिला बढ़ गया यहां से। जो पाली था, पाली की जगह पे कौन सा आ गया? यहाँ पे ब्यावर आ गया है। अब ब्यावर के से होकर के, ब्यावर की कौन सी? जैतारण तहसील से होकर के निकलनी चाहिए ये नदी। ठीक है। उसके बाद में आए का अब्बा देखें, इसका आगे का प्रवाह क्षेत्र देखें, तो ये पाली वाला जो जैतारण वाला हिस्सा या पाली जाता था, इसका मतलब पाली जो जिला है, पाली जिले के अंतर्गत अब ये नदी नहीं आएगी। पाली जिले के अंतर्गत ये नदी नहीं आनी चाहिए अब यहाँ से। तो पाली जिले के अंदर जैतारण तहसील अब चली गई किसके अंदर? ब्यावर के अंदर। तो ब्यावर आ गया जरा इसके अंदर। उसके बाद में आगे बात करते हैं, इस नदी को आगे बढ़ाते हुए बात करें तो ब्यावर के बाद में इसका अब्बा क्षेत्र देखें नदी का, तो ब्यावर के बाद में जो तहसील पड़ती है वो है जोधपुर में प्रवेश करती है। उसके बाद में कहां पहुंचेगी नदी? जोधपुर के अंदर। और याद होगा आपको जोधपुर का भी डिवीजन हुआ है अभी, जोधपुर को भी दो भागों में डिवाइड किया है। तो ये कहां जाएगी? अभी जिला बदल जाएगा, कम संपूर्ण जोधपुर ना होकर के ये कौन से जिले से गुजरेगी? जोधपुर ग्रामीण। कौन से जिले से गुजरेगी? जोधपुर ग्रामीण। और जोधपुर ग्रामीण से गुजरते हुए उसकी कौन सी तहसीलों से गुजरनी चाहिए उसकी बात कर रहा हूं। तो तहसील है, एक तो है बिलारा, जोधपुर की कौन सी तहसील? बिलारा तहसील। एक है लूनी तहसील, एक तहसील कौन सी है जोधपुर की? लूनी। एक तहसील है झंबर, एक तहसील कौन सी है? झंबर। और दूसरी है कुड़ी भक्तासनी, और दूसरी तहसील है कुड़ी भक्तासनी। कुड़ी भक्तासनी। मतलब जो अपन बात कर रहे हैं लूनी की, तो लूनी अब कहां पहुंच गई? जोधपुर ग्रामीण के अंदर। और जोधपुर ग्रामीण के अंदर कौन कौन सी तहसील से प्रभावित होनी चाहिए? ये होनी चाहिए झंवर से, बिलारा से, लूनी से और कुड़ी भक्तासनी से। यहां से प्रवाहित होकर के आगे बढ़ेगी नदी। आगे बढ़ेगी तो उसके बाद में लूनी यहां से प्रवेश करेगी सीधा, आपको पता है यहां से प्रवेश करके पहुंचेगी बालोतरा।
अभी बाड़मेर का भी क्या हुआ है, डिवीजन कर दिया है, बाड़मेर से भी एक नया जिला क्रिएट कर दिया है, वो कौन सा है, बालोतरा। तो बालोतरा जिला मुख्यालय से ही नदी गुजरेगी और बालोतरा जिला मुख्यालय से ही नदी गुजरते हुए सीधे बाड़मेर को टच करके, बाड़मेर संभावित है कि ये बाड़मेर को टच करेगी, बाड़मेर को टच करने के बाद में सीधा ये क्या होगा, इधर मुड़ करके जालौर में, जहां जालौर के दक्षिणी हिस्से से निकलती थी, तो जालौर का भी डिवीजन कर दिया है और डिवीजन करके कहाँ चली जाएगी, गुजरात के अंदर चली जाएगी। तो जालौर का डिवीजन हुआ है तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ दक्षिणी पार्ट किसमें कन्वर्ट कर दिया है, सांचौर में, जालौर का दक्षिणी भाग अलग अलग से जिले में कन्वर्ट कर दिया है सांचौर में। और जो हमारी स्टडी है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें हम लोग, तो सांचौर की, देखो बात समझना इस बात को आप लोग, अपन बात कर रहे हैं सांचौर की, तो सांचौर जिला बनाया है जालौर को काट के, जालौर का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको काट करके एक जिला बना दिया है, उसको बोल दिया है सांचौर। तो सांचौर के अंतर्गत याद रखना चीतलबाना, चीतलबाना जो तहसील है, चीतलबाना जो तहसील है उससे कौन सी नदी गुजरेगी, चीतलबाना तहसील से कौन सी गुजरनी चाहिए, अपनी लूनी नदी जो है वो चीतलबाना तहसील से गुजरनी चाहिए। तो देखा जाए तो नदी की स्थिति को देखें पूरी को अपन, तो नदी की देखें अपन स्थिति को, देखो पुष्कर में इसके उद्गम स्थल पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उसके बाद में नागौर से ये प्रभावित पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है, लेकिन पहले ये किससे हो रही थी, पाली से प्रभावित हो रही थी, पाली जिला इसके अंदर काउंटिंग में आ रहा था, लेकिन वर्तमान में पाली की जगह कौन सा हो जाना चाहिए, ब्यावर हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा। उसके बाद में जोधपुर से पहले प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण, अब हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण, और जोधपुर ग्रामीण की लगभग ये 4 तहसीलों से गुजरेगी, जंबर से, बिलारा से, लूनी से और कुड़ी भक्तासनी से, ठीक है। उसके बाद में एक नया जिला और मिल गया, वो मिल गया अपने लिए बालोतरा। बालोतरा तक वैसे भी जा रही थी, हम लोग जानते थे, लूनी उद्गम स्थल से लेकर के बालोतरा तक लूनी का पानी मीठा मिलता है, और जैसे ही बालोतरा से आगे बढ़ती है लूनी नदी, तो ये क्या करती है, इसका पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है, क्योंकि तैतीस सागर के अवशेषों का ज्यादा प्रभाव आता है उस क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र से बाहर जाकर के तैतीस सागर के अवशेषों में बहने लगती है, ठीक है। उसके बाद बाड़मेर यूं की तो है, बाड़मेर जिला है, इसको भी देखो संभावना है पूरी इससे टच करते हुए निकलेगी, यहाँ से निकलनी चाहिए पूरी तरह से। और लास्ट में जो जालौर से गुजर रही थी, तो जालौर की जगह कहाँ से गुजरेगी, सांचौर से गुजरेगी, जालौर की जगह कहाँ से गुजरेगी, अब ये सांचौर से गुजरेगी, और सांचौर की भी कौन सी, चीतलबाना तहसील से गुजरनी चाहिए। तो देखा जाए तो अब ये पाली जिले से और जालौर जिले से नहीं गुजरेगी, मतलब पाली और जालौर जो जिले हैं वो स्कीप हो गए लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र से। नए जिले कौन से जुड़ गए हैं अपने, ब्यावर जुड़ गया है। उसके अलावा देखें आप लोग तो बालोतरा जुड़ गया है इसमें, जोधपुर ग्रामीण भी जुड़ गया है, ठीक है। उसके अलावा देखें सांचौर भी जुड़ गया है इसमें। तो एक तरह से देखा जाए तो जोधपुर के इन जिलों के बनने से, 50 जिलों के होने से लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र पूरी तरह से क्या हो गया है, अब आज के टाइम पे क्या हो गया है, अलग हो गया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अगर इसकी सहायक नदियों की मैं बात करूं, सहायक नदियों की इसकी बात करूं, तो सहायक नदियों में याद रखना, मैं बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले रहा हूं, मैं ज्यादा लंबा तो नहीं लूंगा। नेक्स्ट सेगमेंट में आपके सहायक नदियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में आपको बताऊंगा डिस्क्राइब करके पूरा अच्छे से। तो नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा सा सहायक नदियों हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। उसमें यह है कि सहायक नदियों में देखें अपन तो ये लूनी का प्रवाह क्षेत्र मान के चलते, ये लूनी का क्या है, नदी है, और ये इसका लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। और आपको याद होगा इस लूनी नदी के दाएं किनारे से एक नदी आकर के मिलती है और उसका नाम क्या है, जोजड़ी। उसका नाम क्या है, जोजड़ी। जोजड़ी नदी आकर के दाएं किनारे से मिल रही थी, लेकिन वर्तमान में भी देखो जोजड़ी नदी जो है उसका जो उद्गम स्थल है वो है नागौर के अंदर। नागौर में कौन से जगह, पाडलू ग्राम में। नागौर का क्या है, पाडलू ग्राम। नागौर का कौन सा ग्राम है, पाडलू ग्राम से उद्गम होता है। उद्गम होकर के कहां पे, जोधपुर में ही जाकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। जोधपुर में जाकर के ही पहले समाहित हो रही थी, लेकिन आज भी इसका उद्गम स्थान कहां है, जोजड़ी का, पाली नहीं, मतलब जोजड़ी का जो उद्गम स्थान है वो रहेगा आपका पाडलू। जोजड़ी का उद्गम स्थान कहां रहेगा आपका, पाडलू ही रहेगा आज भी, मतलब ये नागौर से ही निकलेगी। और इसका मिलने का जो समागम स्थान है वो रहेगा जोधपुर ग्रामीण। ये चेंज होगा, थोड़ा सा ये चेंज होगा, ये हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण। ऐसे ही हम दूसरी नदी की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एक नदी की बात कर लेते हैं, उसका नाम है गुहिया, जो इसकी सहायक नदी है। जो इसकी सहायक नदी है उसका नाम है गुहिया, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो आपको याद होगा जो गुहिया नदी है वो कई सारे नालों से मिलकर के बनती है
देखें तो ये कई सारे नाले एक जगह आकर के मिलते हैं और उस जगह का नाम है, एक मिनट मैं लिख देता हूं एक बार आपके लिए ड्रॉ करके। मैं बात कर रहा था लूनी नदी के बारे में, तो देखो गुहिया नदी की बात कर रहा था। तो गुहिया नदी के अंदर, गुहिया नदी कई सारे नालों से मिलकर के बनती है। तो पहला नाला है रायपुर नाला, रायपुर नाला, ठीक है, रायपुर नाला। उसके बाद राड़िया नाड़ी, उसके बाद है आपका राड़िया नाड़ी, राड़िया नाड़ी। फिर आपका गुरिया नाड़ी, गुरिया नाड़ी, गुरिया नाड़ी। आगे देखा एक लास्ट में एक और नाला इसमें आके मिल गया है, फुनफारिया, फुनफारिया नाला। ये देखो नाले आकर के एक जगह मिलेंगे, एक जगह मिलकर के फिर ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिस स्थान पर ये चारों नालों की बात कर रहा हूं मैं, जिस स्थान पर ये नाले मिलेंगे आकर के मिलते हैं वो है खरिया नील जगह। उस जगह का नाम है खरिया नील, खरिया नील। और ये चारों नाले मिलकर के ही क्या बनाएंगे आगे, गुहिया नदी। क्या बनाएंगे, गुहिया नदी। आगे मतलब खरिया नील के आगे से इसका प्रवाह क्षेत्र किसमें आ जाएगा, गुहिया के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब ये क्या कहलाएंगे, चारों नदी सम्मिलित रूप से गुहिया कहलाएंगे। अब ये जो गुहिया नदी है जो खरिया नील से निकल रही है, देखो खरिया नील जो गुहिया का उद्गम स्थल माना जाएगा, क्या जहां चारों नाले मिल रहे हैं वो कहलाएगा खरिया नील। और खरिया नील आज भी पाली में है, ध्यान रखना, खरिया नील पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा जिला बनने से। खरिया नील आज भी पाली के अंदर है, तो गुहिया का उद्गम स्थल पानी में रहेगा। लेकिन इसके जो ये नाले हैं जिनसे मिलकर के ये बन रही है, जैसे रायपुर नाला है ये ब्यावर में चला गया, इनके बारे में अभी डाउट है, इनके बारे में कह नहीं सकते कि इनका जिला बदल सकता है पूरी तरह से। जैसे रायपुर नाला है तो ये तो पूरा रायपुर मतलब ब्यावर में चला गया पूरा, ठीक है। उसी तरह से इसमें रहेगा। उसके अलावा जो फेकरिया है, एक जगह है फुनकारिया, फुनकारिया जगह है जहां पर बांडी नदी में गुहिया नदी मिल जाती है। यहाँ बांडी नदी आ रही है इधर से पाली से ही, और यहाँ पे फुनकारिया जो स्थान है, ये फुनकारिया वाला जो स्थान है, यहाँ पे आकर के गुहिया मिल जाती है। तो ये पाली जो है ये भी किसमें रहेगा, पाली में ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें भी ये चेंज नहीं होगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि अपन एक नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास बनाएंगे, जिस क्लास के अंदर अपन लोग ये देखेंगे सहायक नदियों के बारे में कि इनकी सहायक नदियों पे भी क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक मैंने जो बताया आपको अब्बा क्षेत्र में क्या चेंजेस आया है, जो लास्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे थे कि पाली और जालौर स्किप हो जाएंगे और ब्यावर, बालोतरा, जोधपुर और सांचौर इसके अंतर्गत काउंट हो जाएंगे नए जिलों के अंतर्गत, इसमें जो ऐड होंगे। उसके अलावा पाली और जालौर इसमें से स्किप हो जाएंगे। ऐसे ही मैंने जोजड़ी का बताया था आपके लिए, जोजड़ी के अंदर ये प्रवाह क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई जिले में चेंजेस नहीं आ रहा, बस एक जोधपुर की जगह जोधपुर ग्रामीण हो रहा है इसमें। लेकिन जैसे गुहिया की बात करें तो मतलब गुहिया में बहुत सारी नाड़ियां चेंज हो जाएंगी, बहुत सारी नाड़ियां चेंज हो जाएंगी। इस जगह पे ये लोग आकर के मतलब ये सारी नाड़ियां जो हैं इनके जिला बदल सकता है। रायपुर जो लूनी है, रायपुर जो नाड़ी है वो अब किस में चली जाएगी, ब्यावर में, ठीक है। इन सब चीजों को लेकर के देखो ये संभावित है, लेकिन यहाँ तक यही डिवीजन रहने वाला है गवर्नमेंट का। तो जब तक नहीं आता ऑफिशियल डाटा तब तक तो बहुत ज़्यादा मैं भी आपको 100% होकर के नहीं कह सकता इस चीज़ के बारे में। लेकिन जितना एनालिसिस किया है, जितना डीपली इसमें जा करके तहसीलों को ढूंढ करके सारी चीज़ें की हैं, उस तरीके से इसका प्रवाह क्षेत्र निकाल के किया है, उस हिसाब से ये चेंजेस तो आने हैं और इसमें कोई ज़्यादा बदलाव शायद नहीं होगा, देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी मैंने कोशिश की है कुछ अच्छा रिप्रेजेंट करने की, शायद आपको नदी वाला क्रम आपको समझ में आया बेटर, नए जिलों के हिसाब से ज़्यादा समस्या आगे चल के ना हो हमारे लिए। ज़्यादा हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत सारा डाटा हमारे सामने होगा, उस डाटा को मेमोराइज़ करने के लिए अपने को थोड़ा थोड़ा सेगमेंट भी अगर मिल जाए, थोड़ा सा पहले से तैयारी कर लें हम लोग, तो हमारे लिए फ्रूटफुल रहता है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा इसका अब्बा क्षेत्र, तो मेन नदी जो लूनी है हमारी, उसका कम से कम अब्बा क्षेत्र तो पता चले हमारे लिए क्या स्थिति है उसकी, ठीक है। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ इस क्लास को, और नेक्स्ट क्लास में इसकी सहायक नदियों के क्रम को लेकर के हम मिलेंगे वापस से, जिसमें हम सहायक नदियों के देखेंगे, इनके सहायक नदियाँ नए जिले बनने से इन पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है।